हेलो एवरीवन। मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में एनसीईआरटी पॉलिटी का जो बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 का जो पॉलिटी का बुक है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आप ये जो वीडियो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको उस वीडियो में कवर किया गया है तथा ये सारी वीडियो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीटेट हो गया, बीपीएससी तैयारी 4 या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ से कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो आइए अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अध्याय 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जन सुविधाएँ। इससे पहले हम लोग क्लास 8 का जो बुक है उसके अध्याय 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग अध्याय 7 का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। इसका नाम है जन सुविधाएँ। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जन सुविधाएँ क्या होती है, जन सुविधाएँ उपलब्ध कराना किसकी ज़िम्मेदारी होती है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेसन का नाम है जन सुविधाएँ। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ से कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस हम उन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे जहाँ से कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में पहले पानी के अधिकार के बारे में दिया गया है कि जो पानी का अधिकार है ये किस तरह का अधिकार है। तो व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है तो उसको मुहैया कराना, ये सब किसकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कि जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं होती है तो उसको उपलब्ध कराने की किसकी जिम्मेदारियां होती है, और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, जिसको कि व्यक्तियों को उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और साथ ही हम लोग इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन जो जन सुविधाएँ होती है इसको उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, और फिर ऐसे कौन-कौन से अधिकार हैं जिसको कि मूल अधिकार माना गया है। ऐसी कौन-कौन सी जन सुविधाएँ हैं जिसको कि व्यक्तियों का मूल अधिकार माना गया है। तो पहले है कि पानी के अधिकार के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जो पानी का अधिकार है ये हमारा एक मूलभूत अधिकार है। जैसा कि इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस भी कर लिया है कि जो पानी पीने का अधिकार है ये जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। जैसा कि इस यहाँ पे दिया भी गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, यह किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 21 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। तो जीवन के अधिकार का मतलब केवल जीवन जीना ही नहीं होता है, बल्कि जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन सभी आवश्यकताओं को भी हमारा मूल अधिकार माना जाता है। तो जैसे जीवन जीने के लिए पानी का अधिकार, भोजन का अधिकार, हमें आजीविका का अधिकार, ये सब जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है इसको जीवन के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें हम लोग इसको देखे हैं कि जो पानी पीने का अधिकार होता है ये भी हमारे जीवन का ही अधिकार होता है, और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है उसी के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत पानी के अधिकार को शामिल किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जन सुविधाओं का संबंध आम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से होती है। तो जन सुविधाएं जो होती है, जन सुविधाएं किसे कहते हैं, तो जन सुविधाएं उसे कहते हैं कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत हो गई, तो जो भी व्यक्तियों की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को जन सुविधा कहा जाता है। मतलब कि जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती है तो उसको मुहैया कराना, ये सब जन सुविधाएं होती हैं। और जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं से होती है। आगे फिर जो सरकार जन सुविधाएँ उपलब्ध कराता है तो उसके पास जो आमदनी है वो कहाँ से आती है, मतलब किस आमदनी के स्रोत से वो जन सुविधाएँ उपलब्ध कराता है, इसके बारे में दिया गया है कि सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वह लोगों को जन सुविधाएँ उपलब्ध कराए। तो
जो सरकार की आमदनी का स्रोत है वो जनता से मिलने वाला कर है। तो यहाँ पे दिया है कि जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य ज़रिया होता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत जनता से मिलने वाला कर होता है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं केवल हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ दिया है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। जहाँ से कि क्वेश्चन बन सकता है केवल हम लोग उन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जो शहरी जल है यह मात्रा तय की गई है, मतलब शहरों में व्यक्तियों को कितना जल दिया जाएगा, तो शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहरों में प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलना चाहिए, तो शहरों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। इस फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शहरों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी मिलना चाहिए और यह पानी लगभग 7 बाल्टी के बराबर होता है। आगे फिर ब्राज़ील का एक शहर है उसके बारे में दिया गया है। शहर का नाम है पोर्तो एलेग्रे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। मतलब जो पोर्तो एलेग्रे शहर है, पहले तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो पोर्तो एलेग्रे शहर है ये ब्राज़ील का एक शहर है और इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गरीब होते हुए भी यहाँ पे जो ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ पे शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ही कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम भी रखी गई है और गरीबों को केवल आधी कीमत ही ली जाती है। तो जो पोर्तो एलेग्रे शहर है ये एक ब्राज़ील का शहर है और यहाँ के लोग गरीब होते हुए भी दूसरे शहरों की अपेक्षा यहाँ पे मृत्यु दर जो शिशुओं की मृत्यु दर है यह बहुत कम है और इसका कारण यह है कि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया है और इसी कारण वहाँ पे जो शिशुओं की मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है और वहाँ पे जो पेयजल है, जो साफ़ पानी पीने के लिए वो उसकी औसत कीमत जो है ये बहुत ही कम रखी गई है और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनसे केवल आधी कीमत ही ली जाती है ताकि सभी व्यक्तियों को एक स्वच्छ पेयजल मिल सके। और यही वजह है कि जो वहाँ का पोर्तो एलेग्रे शहर है ब्राज़ील का, वह बहुत ही स्वस्थ शहर में गिना जाता है क्योंकि उसकी शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत ही कम है। और फिर अगला पॉइंट है कि 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय केवल 53% परिवारों में ही उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2011 के सरकारी आंकड़े आए थे तो उससे पता चलता है, उससे निष्कर्ष निकला कि 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा है। तो पेयजल की सुविधा 2011 की जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार कितना है, तो 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं जैसे कि घर के भीतर शौचालय हो गया तो इसकी सुविधाएं केवल 53% परिवारों को ही उपलब्ध है। तो यह बहुत ही कम है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी तो जनगणना हुआ ही नहीं है, जनगणना होगा तो इसमें ये जो आंकड़ा है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर निष्कर्ष में दिया है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है व्यक्तियों की, वो कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिसको कि व्यक्तियों का मूल अधिकार माना जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि दिया है कि संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो इसमें पानी का अधिकार भी आता है, स्वास्थ्य का अधिकार भी आता है और शिक्षा का अधिकार भी आता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक है, तो उन सभी आवश्यकताओं को मूलभूत आवश्यकताएं माना जाता है।
तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो पानी का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसको जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा माना गया है। और ये सब जितने भी अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आते हैं। इस चैप्टर में बस इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और इसमें से कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। अगला जो चैप्टर है इसमें एक चैप्टर और बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करिएगा तथा शेयर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके तथा अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो आप लोग इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।